नमस्ते टू ऑल। इंग्लिश और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़, यहाँ पर 20 एमसीक्यूज़ हम आपको देंगे। आप खुद भी चेक करिएगा कि कितने आपके आंसर जो हैं सही होते हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के वही क्वेश्चंस होंगे जो मोस्टली ग्रामर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सिंपली पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ इन पेसिव वॉइस। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, 4 सेंटेंस है, उनमें से कौन सा जो है पेसिव वॉइस फॉर्म में है, यानी कि कौन सा पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो सिंपल अगर आप याद रखें तो एक छोटा सा रूल होता है कि पेसिव वॉइस जो है वहाँ पर ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट माना जाता है, मीन्स ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्लस वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी ज़रूरी होती है। पहला जो होता है पॉइंट कि ऑब्जेक्ट को मेन जो है इम्पोर्टेंस दी जाएगी, सब्जेक्ट बना दिया जाएगा और थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी ही जाएगी। तो 4 ऑप्शन अब आपके सामने हैं। पहले ऑप्शन में देखिए हमारा ऑप्शन ए, द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट। ऑप्शन बी, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वॉन्डेड मैन। ऑप्शन सी, माई वॉच वॉज लॉस्ट। ऑप्शन डी, समवन मे स्टील द बाइसिकल। अब आप चेक करिएगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है सही होता है। अब हमने रूल आपको बता ही दिया है, तो उस रूल को देखें। तो पहले वाले सेंटेंस में टीचर स्कोल्ड कर रहा है, तो टीचर जो है खुद करता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। नेक्स्ट भी सम वॉइस जो है वो भी हेल्प कर रहे हैं एक घायल आदमी की। तीसरा है कि मेरी घड़ी खो गई थी। चौथा ऑप्शन है समवन में स्टील द बाइसिकल, किसी ने मेरी साइकिल जो है चुरा ली है। तो अब हम अपने जो है रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ऑब्जेक्ट को हमें इम्पोर्टेंस देनी है, और ऑब्जेक्ट क्या है, माई वॉच, मेरी घड़ी को इम्पोर्टेंस दी गई है और थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की गई है। इट मीन्स ऑप्शन सी जो है करेक्ट होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। मेरी घड़ी खो गई थी, तो इम्पोर्टेंस दी है, मैंने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, मेरी घड़ी को इम्पोर्टेंस दी है। और मेरी घड़ी क्या है, माई वॉच क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट पेसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर जो डू इट है इसका आपको पेसिव वॉइस बनाना है। इसका पेसिव वॉइस क्या होगा। 4 ऑप्शन के आपके सामने हैं, आप चेक करिएगा कि आप कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे। ऑप्शन ए, इट इज़ डन। ऑप्शन बी, इट विल बी डन। ऑप्शन सी, लेट इट बी डन। ऑप्शन डी, इट बी डन। कौन से ऑप्शन को सही करेंगे आप। तो अब हम सिंपली जो है रूल्स देखते हैं कि जो डू इट ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें आज्ञा आदेश वगैरह दिया होता है, प्रार्थना हो, प्लीज हो, रिक्वेस्ट हो, कुछ इम्परेटिव वाले सेंटेंस ही होते हैं। जहाँ पर एक जो है वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये जो है वर्ब दे रखी है और फिर जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह का जब पेसिव वॉइस हम बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं लेट प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर आता है बी और फिर सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है, लेट इट बी डन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। 4 वर्ड आपके सामने है, चारों में से कौन सा जो है प्लूरल में है, बहुवचन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए, क्राइसिस। ऑप्शन बी, एनालिसिस। ऑप्शन सी, क्राइटेरिया। ऑप्शन डी, इंडेक्स। आप चेक करिएगा आपका कौन सा करेक्ट होता है। ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा। सिंपली हम देखें तो ऑप्शन जो अब हम आंसर पर आते हैं, ऑप्शन होता है हमारा सी। सी जो है वो जो है प्लूरल है, एक प्लूरल फॉर्म है। बाकी क्राइसिस, एनालिसिस, इंडेक्स जो है सिंगुलर में है। क्राइटेरिया आपको बोलने में लगता है कि ये जो है सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल में होता है, क्योंकि क्राइटेरिया का जो सही वो होता है प्लूरल वो होता है क्राइटेरियन, CRITERION।
एंड क्राइटेरियन, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल, यहाँ भी प्लूरल ही आपको सेलेक्ट करना है 4 ऑप्शन में से। सेलेक्ट कीजिएगा और टिक कीजिएगा अपने ऑप्शन पर। ऑप्शन ए माइस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी न्यूज़। कौन सा जो है प्लूरल में है? तो सिंपली जो रूल होता है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स, न्यूज़, ये क्या होते हैं? ये सिंगुलर ही माने जाते हैं, ये प्लूरल जो है नहीं होते हैं, ये सिंगुलर में आते हैं। सब इस तरह के जो नाउन हमने आपसे बोले ये सिंगुलर में ही आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। माइस जो है, माउस का प्लूरल होता है। माउस होता है एक चूहा और माइस होते हैं कई सारे चूहे, वटेवर। तो माइस जो है माउस का प्लूरल है, बहुवचन है। सिंगुलर माउस होगा और प्लूरल माइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। इन द अबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। यहाँ पर जो ये वर्ड इस सेंटेंस में ऑर्फन आया है, ये क्या जेंडर है? इसका जेंडर क्या कहेंगे आप? और टिक कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, कौन सा आपको सही लगेगा। फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, ऑप्शन सी न्यूट्रल जेंडर, ऑप्शन डी मैस्कुलाइन जेंडर। कौन सा जो है जेंडर करेक्ट होगा ऑर्फन के लिए? तो सिंपली इसका आंसर देखते हैं। ऑर्फन जो होता है एक कॉमन जेंडर ये होता है, कॉमन। ऑर्फन लड़की भी हो सकती है। ऑर्फन का मीनिंग क्या होता है? अनाथ। अनाथ के लिए आता है। अब अनाथ एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी हो सकता है। तो ऑर्फन जो आता है कॉमन जेंडर में आता है। फेमिनाइन जो आएगा सिर्फ लड़कियों के लिए, स्त्री के लिए। मैस्कुलिनाइन सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए आएगा। न्यूट्रल जेंडर जो कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, बेजान चीज़ें मान लीजिएगा, उनके लिए न्यूट्रल जेंडर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? चारों में से कौन सा नहीं है? जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन अगर देखें तो जिस कंजक्शन से कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज बनती है उस कंजक्शन को कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहा जाता है, जो कोई क्लॉज को बनाएगा। अब सारे सेंटेंस में देखें तो ऑप्शन देखिएगा, आप चेक कीजिएगा आपका कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बट, ऑप्शन बी इफ़, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी एंड। कौन सा जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है? तो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट जो होगा वो होगा इफ़। इफ़ जो है एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ना कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन। बाकी बट, फॉर, एंड जो है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और इफ़ जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ़ जो है आंसर हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ये ब्लैंक दिया गया है, यहाँ पर आपको जो है वो प्रीपोजिशन फिल करनी है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे हिज थ्रिस्ट ब्लैंक नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर ब्लैंक एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए एट, पहले में एट आएगा, दूसरे में भी एट आएगा, या फिर ऑप्शन बी पहले में ऑन आएगा और दूसरे में भी ऑन आएगा, या ऑप्शन सी फॉर, या ऑप्शन डी बाय। कौन सी प्रीपोजिशन को आप यूज़ करेंगे टिक करिएगा अपने अकॉर्डिंग। हम आते हैं आंसर पर। उसकी जो थ्रिस्ट होता है प्यास, नॉलेज के लिए जो उसकी प्यास थी, सिंपली इतना समझ लीजिएगा आप आंसर पे आ जाएंगे। तो नॉलेज के लिए प्यास, तो फॉर किसके लिए यूज़ होता है? के लिए, के सिंपल है के लिए। तो हिज थ्रिस्ट फॉर नॉलेज, पहले में भी फॉर आएगा। लेफ्ट हिम नो लीजर फॉर एनीथिंग एल्स, किसी चीज़ के लिए नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर के लिए जो है यूज़ किया जा रहा है फॉर का। तो हिज थ्रिस्ट फॉर नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर फॉर एनीथिंग एल्स, किसी चीज़ के लिए जो है नहीं छोड़ा, उसकी जो नॉलेज की प्यास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज़ अ फास्ट राइटर इज़। ये जो सेंटेंस है ही इज़ अ फास्ट राइटर, इसमें जो फास्ट वर्ड दिया है वो क्या है? ऑप्शन ए
ए नाउन, ऑप्शन बी एन एडवर्ब, ऑप्शन सी एन एडजेक्टिव, ऑप्शन डी ए कंजक्शन। आप टिक कीजिएगा कि कौन सी जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सिंपली सेंटेंस पे आते हैं। ही इज़ ए फास्ट राइटर, फास्ट में तो अच्छा लिखने वाला है या तेज़ लिखने वाला है, तो उसकी क्वालिटी दिखाई दी है। आप टिक करके देखिएगा किसको आप टिक करेंगे। एक विशेषता कहाँ पर आती है? एडजेक्टिव में। एन एडजेक्टिव, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस। 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है सिंपल सेंटेंस नहीं है? शी डज नॉट नो गुड मैनर्स, शी रीड्स वॉट शी लाइक्स, ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, एंड ऑप्शन डी आई हैव ए वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस। कौन सा जो है सिंपल सेंटेंस नहीं है? सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें केवल सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगी, वो सिंपल सेंटेंस है। मतलब कि सिर्फ एक ही काम हो रहा है, समझ लीजिएगा। एक ही लाइन में जो है एक ही बात कथन कहा जा रहा है, उसमें दूसरी कोई वर्ब नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। तो देखिएगा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग कौन सा टिक होता है। जहाँ पे सिर्फ कोई एक ही बात नहीं हो रही है, दो बातें हो रही हैं, दो वर्ब देख लीजिएगा, सिंपल 2 वर्ब यूज़ हो रही है। तो कहाँ यूज़ हो रही है? हमारे ऑप्शन नंबर बी में। रीड्स भी है, लाइक्स भी है। सी रीड्स, वो पढ़ती है, व्हाट सी लाइक, जो उसे पसंद होता है। तो और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगी, जैसे और सब में है। शी डज नॉट नो गुड मैनर्स, वो अच्छे मैनर्स नहीं जानती है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा बी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइएगा। द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। ये सेंटेंस जो है ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो, इसमें ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इम्परफेक्ट का टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? ये कौन सा जो है टेंस है? ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो। तो सिंपली आपको ये तो ध्यान रखना है कि विल वगैरह जो यूज़ होते हैं वो फ्यूचर वाले सेंटेंस में होते हैं। सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस में जो यूज़ होते हैं, और विल बी जो होगा फिर वो कहाँ जाता है? विल बी फ्यूचर जो है कंटिन्यूस के टेंस में यूज़ होता है। परफेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर विल हैव बीन या विल हैज़ या विल हैव आता है। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होता है ऑप्शन बी करेक्ट होता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट का टेंस ये है, ही विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर इम्परफेक्ट का सेंटेंस ये हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ठीक करिएगा अपना करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ए फेमिनाइन जेंडर नाउन। कौन से सेंटेंस में चारों में से फेमिनाइन जेंडर इसमें स्त्रीलिंग वाला या स्त्री से रिलेटेड जो है जेंडर दिया गया है? फेमिनाइन जेंडर दिया गया है। ऑप्शन ए ऑल द मेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, ऑप्शन बी ऑल द यंग मैन हैव अराइव्ड, ऑप्शन सी ऑल द ओल्ड मैन हैव अराइव्ड, या ऑप्शन डी ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। तो सिंपली स्त्री जहाँ होगी, महिला जहाँ पर होगी वहाँ पर आपको करेक्ट करना है। तो जो फीमेल वर्ड होता है सिंपल आप जानते हैं महिलाओं के लिए यूज़ होता है। बाकी ओल्ड क्या है? मैन है, यंग मैन है, मेल मेंबर्स हैं, ये जो है मैस्कुलाइन जेंडर में जाते हैं। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। The method of teaching in which the teacher tries to establish a link between the foreign language word and the object without the interference of the learner's mother tongue is called। ये क्या होता है कि जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ऑप्शन आप अपना टिक कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि वो मेथड कौन सा होता है जहाँ पर जो है जो टीचर है एक फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाएगा लेकिन मदर टंग का उसमें यूज़ नहीं किया जाएगा जो पढ़ रहा है उसकी। अब आप इसके जो अभी स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले, सॉरी ऑप्शन को देखते हैं। पहला है द स्ट्रक्चरल मेथड, ऑप्शन बी है द बिलिंगुअल मेथड, ऑप्शन सी द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या ऑप्शन डी द डायरेक्ट मेथड। तो ऑप्शन आपने टिक किया होगा।
अब हम इसके ऑप्शन को देखते हैं और इसकी डिटेल को देखते हैं। हमारा आंसर होगा ठीक द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो होता है अंग्रेजी का, इंग्लिश में वो माध्यम होता है जहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो क्लास में सिर्फ जैसे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, ट्रांसलेशन उसकी नहीं कराई जाएगी। अगर मान लो किसी शब्द का हमें अर्थ बताना है तो हम किसी ऑब्जेक्ट को, पिक्चर को या किसी एक्शन को या गेस्चर के द्वारा समझा सकते हैं। और लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर इस पर फोकस किया जाता है। सीधे सीधे ग्रामर के रूल नहीं पढ़ाए जाते हैं, बल्कि एग्जाम्पल से जो है समझाया जाता है, इंडक्टिव मेथड से समझाया जाता है। डायरेक्ट मेथड में अगर क्लास में इंग्लिश पढ़ाने आई है टीचर तो इंग्लिश में ही सब कुछ एक्सप्लेन करेगी, हिंदी या मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाएगा। किसी चीज़ को दिखाना है, जैसे पेन को दिखाना है तो कह सकती है व्हाट इज़ दिस, ये नहीं कहेगी कि ये क्या है, नहीं व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे देखकर समझ जाएंगे और आंसर दे सकते हैं कि ये पेन है, वो भी इंग्लिश में दिस इज़ अ पेन। तो डायरेक्ट मेथड में जो जिस लैंग्वेज को पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड, उससे अदर कोई लैंग्वेज नहीं आती है। सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इफ़ यू आर द टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कंप्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। अगर आप कंप्रिहेंशन क्लास में इंग्लिश जो कंप्रिहेंशन देख रहे हैं अपने बच्चों की, इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स की इंग्लिश में, तो उनका क्या जो है आप टेस्ट कर रहे हैं, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट, मतलब उनको किस तरह की लर्निंग आई है, किस तरह से उन्हें समझ में आया है। ऑप्शन ए रीड, ऑप्शन बी लिसन टू, ऑप्शन सी स्पोकन, ऑप्शन डी रिटन। अगर कंप्रीहेंशन क्लास में कराया जा रहा है तो इससे उनकी क्या स्किल जो है बढ़ती है, किस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑप्शन डी, वो रीड ज़्यादा, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में रीड जो है अच्छे से करना होता है, अच्छे से रीड करेंगे कि क्या इसमें पूछा गया है, क्या हमें आंसर देना क्वेश्चनों का, तो रीडिंग पर फोकस किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शन में से जो है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। ऑप्शन ए प्लीज लिसन योर टीचर, ऑप्शन ए प्लीज लिसन टुवर्ड्स योर टीचर, ऑप्शन सी प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर, ऑप्शन डी प्लीज लिसन टू योर टीचर। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आप करेक्ट करेंगे, टिक करिएगा। कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर में दिया गया है। हम क्या बोलते हैं, प्लीज लिसन टू योर टीचर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सही जो स्ट्रक्चर में ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द करेक्ट अबव। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन ये टेट एग्ज़ाम में सेम इसी तरह से ही आया था। अब 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होता है, तो सिंपली आपको ऑप्शन ए और डी में से चूज़ करना है, या ए या डी दोनों ही सही है ये देखना है। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा आई डोंट बिलीव हिम। ऑप्शन डी जो सॉरी ऑप्शन हाँ ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, आई डोंट बिलीव हिम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा सेंटेंस जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऑप्शन ए ऑल दिस मैन आर जेंटल, ऑप्शन बी ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑप्शन सी ऑल दीज मैन्स आर जेंटल, या ऑप्शन डी ऑल दीज मैन आर जेंटल। स्पेलिंग पर मैन की ध्यान दीजिएगा, कौन सा जो है करेक्ट है। 4 ऑप्शन में से टिक कीजिएगा। अब हम सही पर आते हैं, दीज। ऑल दिस के साथ जो है प्लूरल मैन दे रखा है, दिस के साथ सिंगुलर ही आता। दीज यहाँ पर मैन सिंगुलर है, ये प्लूरल है, यहाँ पर ये प्लूरल है लेकिन ये मैन की प्लूरल की स्पेलिंग गलत है, या इट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट होता है, ऑल दीज मैन आर जेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको भरनी है यहाँ पर। ही केम टू मी मिडनाइट। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी अपॉन, ऑप्शन डी इन। 4 में से किस पर टिक करेंगे। तो ही केम टू मी के साथ जब मिडनाइट है तो मिडनाइट से पहले एट आएगा, एट मिडनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज किस सेंटेंस में नहीं है। ऑप्शन ए आई लव द मैन हु इज़ ट्रूथफुल,
ऑप्शन बी, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। ऑप्शन सी, आई मेट हिम प्रयागराज विच इज़ अ होली सिटी। ऑप्शन डी, द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाय ऑल। एग्जेक्टिव क्लास हमें देखनी है कि कौन से वाले सेंटेंस में नहीं है। तो एडजेक्टिव की एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊं तो जो भी ये क्वेश्चन होती है, जो वर्ड आते हैं जैसे हु भी चाहते हैं, इस तरह के जो वर्ड रहते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो रहते हैं, इनसे पहले या तो नाउन होगा या इनसे पहले कोई प्रोनाउन होगा। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना जो भी होगी, कोई भी नाउन इनसे पहले आना जरूरी है। तो देखिएगा पहले सेंटेंस में मैं हु से पहले मैन आ रहा है, दूसरे में तो आ ही नहीं रहा, तो ऑप्शन हमारा भी करेक्ट हो ही रहा है। तीसरे में देखिएगा विच से पहले प्रयागराज आ रहा है, ये भी एक नाउन है। ऑप्शन डी में देखिए हु से पहले मैन आ रहा है, ये भी एक नाउन है। तो इट मीन्स एडजेक्टिव की छोटी सी ट्रिक होती है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जो है आएगा जरूर। इट मीन्स ऑप्शन कौन सा हमारा डी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रिपोजिशन यहाँ पर बन ली है। तो ही जूनियर ब्लैंक मी। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी देन। कौन सी प्रिपोजिशन यहाँ पर आप सही करेंगे? तो सिंपल सा यहाँ भी एक छोटा सा रूल चलता है। तो जो जूनियर है, जूनियर हो या तो जूनियर हो या सीनियर हो, सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, ये इस तरह के वर्ड जो अपने साथ प्रिपोजिशन टू को लेकर चलते हैं, इनके साथ टू ही प्रिपोजिशन आएगी। इट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजक्शन भरना है। अब आपको टिक करिएगा अपने आंसर पर। ऑप्शन ए क्वेश्चन हमारा, इधर ही इज मैड ब्लैंक ही फेंस मैडनेस। ऑप्शन ए सो, ऑप्शन बी नॉर, ऑप्शन सी और, ऑप्शन डी एन। या तो वो मैड है या फेंस जो है मैडनेस की करता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, टिक करिएगा। और अब सिंपली हम इसका रूल देखें तो जो इधर होता है, जो इधर होता है, ये EITHER है या नीदर है, इनके साथ हमेशा और आता है। इसके साथ जो कंजक्शन जुड़ता है वो और जुड़ता है। नीदर है तो नॉर होगा। तो सिंपली जब इधर है तो इसके साथ क्या आएगा, और। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। अब आप खुद चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 20 में से आपके कितने जो है मार्क्स बैठते हैं, 20 में से कितने आपने जो है ले लिए हैं। कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।